नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के अंतर्गत ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप काइंडली जाइए और प्लेलिस्ट से इस पूरे लेक्चर सीरीज को आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सारे तथ्य को कवर करने का कोशिश किए हैं, एक कहानी का रूप देकर, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट लेक्चर जो था, अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो कनकेस्ट ऑफ बंगाल चल रहा है, अर्थात बंगाल विजय, अंग्रेजों की बंगाल विजय चल रही है। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्लासी का युद्ध तक देख लिया कि प्लासी के युद्ध में किस तरीके से अंग्रेजों द्वारा भारतीय शासक को छल पूर्वक हरा दिया जाता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें थी, अत्यधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अंग्रेज चाहते थे कि भारत के विभिन्न राज्यों में हमारा अधिकार हो। और 1756 में युद्ध स्टार्ट हो गया था यूरोप में, सप्तवर्षीय युद्ध, जिसके कारण वो कलकत्ता में किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिए। और इससे पहले वो दस्तक का दुरुपयोग करते थे, साथ ही साथ ट्रेड में भी वो फ्री ट्रेड करते थे। ये तो राजस्व की हानि हो रही थी बंगाल के नवाब को। ठीक है, उसके साथ दस्तक का दुरुपयोग भी वो करते थे। साथ ही साथ बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उसके जो प्रतिद्वंदी या विरोधी गुट के लोग थे, उसको भी अंग्रेज शरण देता था। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी सिराजुद्दौला के सामने कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करना उसके लिए जायज हो गया था। नहीं तो वो किस अधिकार से अपने आप को राजा कहता, उसके राजा कहलाने पर भी सवाल उठ रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि जो 1717 में फारुखसियार द्वारा जो छूट प्रदान की गई थी, फरमान जो इशू किया गया था, वो तो चलिए अलीवर्दी खां के समय भी चला, मुर्शिद कुली खां के समय भी चला, वो तो चला, उस समय भी चला, लेकिन उस समय तक कंट्रोल में था। यह पूर्ण रूप से कंट्रोल खो दिया जब फारुखसियार जैसा एक शासक बन के आता है। उस समय अंग्रेज खुली छूट हो गई उनकी, वो एकदम लूटने में लग गए। अब ये चीज भला कैसे बर्दाश्त होगा भाई, किसी भी शासक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और आप जानते हैं कि युद्ध से पहले आनंद फानम में फरवरी 1757 में एक अलीनगर की संधि हो गई, अलीनगर की संधि कर दी गई, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के सामने नवाब अपने आप को कमजोर आंक गए। नवाब की स्थिति जो है वो अंग्रेजों के सामने कमजोर हो गई। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो कुछ एक समय जनवरी में उनका आक्रमण हुआ था, जनवरी में वो कलकत्ता को पर दोबारा अधिकार किए थे, और जून में प्लासी का युद्ध हुआ। इस दौरान में जो सिराजुद्दौला के दरबारी लोग थे या बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, उसको अंग्रेज अपने तरफ मिला लिया। इसका मतलब एक कह सकते हैं कि जो सिराजुद्दौला का शासन था ना, वो शासन तंत्र पूरा का पूरा कह सकते हैं कि विश्वासघाती लोगों से घिरा हुआ था। अर्थात सिराजुद्दौला पूरा का पूरा बालू के ढेर पे बैठा हुआ था। अब आप समझिए कि बालू के ढेर पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना दिन तक शासन कर सकता है। जैसे ही एक छोटा सा हवा का झोंका या बारिश का एक बूंद आएगा, वो तुरंत पूरा का पूरा ढेर बिखर जाएगा। और यही हुआ, लॉर्ड क्लाइव जैसा हवा का झोंका आया और उस पूरे जो बालू के ढेर पर जो फारुखसियार बैठा हुआ था, उस ढेर को ही गिरा दिया और फारुखसियार का कहानी खत्म हो जाता है। उस बालू के ढेर में कौन कौन थे? मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, ठीक है ना, जगत सेठ, ये सब जो दरबार के अच्छे गिने चुने लोग थे, वो अंग्रेजों से मिल गए। मीर जाफर को यह लालच दिया गया कि भाई तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें इसके बाद नवाब बना देंगे। जगत सेठ को पैसा का लालच दिया गया और भी लोगों को लालच दिए गए। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि देखिए, ये प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब हारे नहीं होते अगर उनके खुद दरबार के अधिकारी उनके विरोध में नहीं गए होते। ये बात समझ में आ रही है? इतनी चीज समझिए, ये अपने विरोधी बारूद के ढेर पे बैठे हुए नवाब आखिर अपने आप को कब तक बचाता, और फाइनली वही हुआ कि उस बारूद के ढेर से बचते बचते वो उस बारूद के ढेर में खत्म हो गया। ये कहानी हमने देखी थी, यहीं पर आकर के हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हो गया था। 23 जून 1757 की कहानी हमने देखी। एक आश्चर्य की बात आपको बताता हूं, जब ये प्लासी की लड़ाई खत्म हुई, जब हमारा जो वहां का नवाब था, जब वो सिराजुद्दौला मारा गया और लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर के साथ जब कलकत्ता में घूम रहा था ना, जब कलकत्ता में अंदर आ रहा था, तो वहां के लोग इस पर फूल बरसा रहे थे, जैसे ये उनका शासक हो और ये कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आ रहा हो। वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि जिस
व्यक्ति की आज हम फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं अपने घर में, उनको गम ही नहीं था अपने शासक के मरने का, सिराजुद्दौला के मरने का, प्लासी का युद्ध हारने का कोई गम ही नहीं था वहां के लोगों को। उनको क्या फर्क पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बस 5-10 साल की तो बात है यार, एक बार अंग्रेजों का प्रभुत्व तो आने दो यहां पर। उनको तो ऐसा पानी पिलाया कि पानी भी पीने को नहीं मिला। कहा जाता है, एक जगह हमने कहीं सुना था कि फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, उसके पीछे से जो नदी बहती थी, गंगा नदी, उस गंगा नदी में कोई एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन पीछे से लाश तैरती हुई नहीं जाती थी। इस तरीके का निर्मम हत्या हो रहा था, इस तरीके लोग मरने को मजबूर थे, इतना बेपनाह लूटा जा रहा था, निर्लजतापूर्ण। इसको कुछ इतिहासकारों ने बंगाल के लूट को निर्लजतापूर्ण लूट की उपाधि या उपमा दी है। खुले हाथ से लूट किया जा रहा था। तो आइए देखते हैं, समझते हैं वो लूट कैसे क्या किया गया। अभी तो प्लासी के युद्ध में राजा मारा जाता है, नवाब मारा जाता है। नवाब कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मारा जाता है। अब किसे बताया गया था कि भाई सिराजुद्दौला के बाद तुम्हें नवाब बना देंगे? तो मीर जाफर को। तो अब अगला नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। कब नवाब बन गया? 1757 में मीर जाफर नवाब बन जाता है। अब भाई मीर जाफर नवाब बना तो क्या ऐसे ही नवाब बन जाएगा? ऐसे ही तो नवाब नहीं बनेगा, ठीक है ना। वो भी, उसको भी अंग्रेज को कुछ देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अंग्रेज के रहमो करम पे नवाब बना था, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मीर जाफर ने किया, वो बोला कि देखो भैया, अंग्रेज भैया, आपके कारण हम नवाब बने हैं, तो आपकी कंपनी तो टैक्स फ्री ट्रेड कर ही रही है। अब जाओ, आपका इंडिविजुअल व्यक्ति भी, जो भी अंग्रेज है, वो टैक्स फ्री व्यापार कर सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जिस चीज की लड़ाई पहले सिराजुद्दौला लड़ा, उससे पहले अलीवर्दी खान लड़े, सुजाउद्दीन लड़े, मुर्शिद कुली खान ने लड़ाई किया, वो लड़ाई को समाप्त कर देता है सिर्फ एक आदेश देकर के कि जाओ भाई, अंग्रेज का पर्सनल व्यापार भी होगा, वो भी अब टैक्स फ्री हो जाएगा। पहली चीज आप समझिए, कितना बड़ा प्रिविलेज दे दिया गया, दस्तक को अलाउड कर दिया गया, सारा कुछ ओके। बोला भाई अब आपको नवाब की तरफ से कोई झंझट देखने को नहीं मिलेगा, आप मस्ती करो, मजे लो, जितना लूटना चाहते हो लूट लो, ठीक है, ओके, चलो, ये तो हम उसने दे दिया। उसके बाद दूसरा क्या दिया? 24 परगना एक जगह है बंगाल में, 24 परगना, 24 परगना की जमींदारी दे दी अंग्रेजों को कि लो भैया, जमींदार बन जाओ वहां के, आप वहां का राजस्व वसूल करो, मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं अभी आपको। चलो, ये भी हो गए। अब इसके बाद क्या इतना से संतुष्ट होने वाला था अंग्रेज? ना, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा उसने क्लाइव को और एक जो एडमिरल बाटसन था, उसको भी काफी घूस दिया, उसको भी काफी घूस दिया। माना जाता है कि करोड़ों रुपया उसको घूस दिया गया, लाखों करोड़ों रुपया उसको घूस दिया गया, बहुत सारा उसको नजराना दिया गया, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, ठीक है। इतनी सारी चीजें उनको क्या की गई? दी गई, ठीक है। यहां तक के कि एक इतिहासकार लिखता है कि लगभग 1100 बोट में, 1100 नाव में ब्रिटिश पैसा भर करके ले गए थे और सामान भर करके ले गए थे बंगाल से। अब मान के चलिए कि 1100 बोट तो बहुत ज्यादा है, फिर भी अगर मान के चले कि 110 बोट या 100 बोट भी अगर पैसा भर के ले गया होगा या गिफ्ट भर के ले गया होगा, तो समझिए कि कितना पैसा उसको गिफ्ट दिया गया, ये लॉर्ड क्लाइव। अभी आपको पता होगा कि लॉर्ड क्लाइव जब यहां पर इतनी बड़ी जीत यहां रचता है, और उसके बाद वो जब ब्रिटेन लौटता है, तो उस पर इंक्वायरी कमेटी गठित होती है और उस पर इंक्वायरी चलने लगता है। फिर देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद उसको दोबारा भारत भेजा जाता है, वो वापस कहां चला जाता है? ब्रिटेन चला जाता है। उस पर इंक्वायरी होती है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा घूस ले रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तुम तो एकदम इज्जत मिट्टी में मिला दिए, ठीक है। क्योंकि क्लाइव का शुरू में ही सेंस था, भाई जितना लूट सकते हो लूट लो, निर्लजतापूर्ण लूट लूटा। चलो, ये तो हो गई। मीर जाफर क्या क्या दे दिया? सबसे पहला तो इंडिविजुअल व्यापार पे भी टैक्स फ्री कर दिया कि जाओ भाई, आपको टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद 24 परगना की जमींदारी दे दी। उसके बाद बहुत सारा पैसा, घूस, ये सब ये भी दिया उसको खुश करने के लिए। चलो, इतना तक तो बात समझ में आ गई कि इतना दे दिया। लेकिन अंग्रेज को क्या लग रहा था? अंग्रेज को लग रहा था कि भाई मीर जाफर कोई नवाब नहीं बल्कि अल्लादीन का चिराग है, और जब इसको दीवार में रगड़ो तब आपको चिराग आएगा, खड़ा हो जाएगा जिन और बोलेगा, बोलिए साहब आपको क्या चाहिए।
अर्थात कहने का मतलब कि अंग्रेज के सामने तो कामधेनु गाय हाथ में लग गया था। जब जरूरत होता था मीर जाफर से बोलता था, ए भाई इधर आजा, पैसा दे, मेरे को पैसा चाहिए। जो गवर्नर आता था, जो वहां का कलकत्ता का होता था, वो सारा जो अधिकारी होता था वो अब इसी तरीके से। अब कहानी ऐसी होने लगी कि भाई मीर जाफर को अब लगने लगा कि कहीं हम गलती तो नहीं कर दिए, अपने नवाब सिराजुद्दौला को मरवा करके हम गलती तो नहीं कर दिए हैं, अंग्रेजों का साथ दे करके कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई, क्योंकि ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो पूरा का पूरा हम भाई इतना ज्यादा उनको पैसा दे दिए, सब कुछ दे दिए उनको, ठीक है ना, उसके बावजूद वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अंग्रेजों का बस एक ही उद्देश्य था, जितना लूटना है भैया लूट लो। जब दिल करता था आकर के मीर जाफर पर हाथ मार देता था, पैसा ले लेता था। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज हो गई कि कंपनी की जो डायरेक्टर थी, वो पहले आपको हमने बताया था कि ब्रिटेन का कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल 3 जगह पर था, एक मुंबई, एक मद्रास और एक बंगाल। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, वो क्या बोले कि भाई बंगाल से जो पैसा तुम ले रहे हो ना, उसी पैसा से मद्रास और बंबई को चलाओ। आप समझ रहे हैं? अब मतलब बंगाल में खुली लूट स्टार्ट हो गई है। बोले अब इसी से माल खरीदो, इसी से व्यापार करो, और इसी के खर्च पे यहां के प्रेसिडेंसी चलनी चाहिए और बंगाल की प्रेसिडेंसी चलनी चाहिए। अब मीर जाफर तो परेशान होगा ही, और उसी समय थोड़ा सा क्या काम करता है कि डचों के साथ अपना साठ घाट स्टार्ट कर लेता है। डच, उस समय तक डच पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए थे भारत से, यद्यपि हार रहे थे, अंग्रेजों से हार रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए थे। तो ये सोचता है मीर जाफर क्या करता है कि डच से साठ घाट स्टार्ट कर लेता है। लेकिन किस्मत खराब किसका? तो मीर जाफर का। क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि 1759 ईस्वी में हमने बताया था कि बेदरा का युद्ध होता है, और बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को पूर्ण रूप से हरा देते हैं। निर्णायक हार हो जाती है डचों की, और शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। भारत से उनका क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट, भैया तुम जाओ यहां से, यहां जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब देखिए मीर जाफर तो डचों से साठ गांठ किया कि भाई हम दोनों आपस में मिल जाएं, अंग्रेजों को सबक सिखाएं, लेकिन डच हार गई कब? 1759 में। 1757 में मीर जाफर तो बना ही था, एक साल बाद 1759 में वो हार जाता है डच। अब इसका जो सपना था वो चूर चूर। अब ये बात पता चल गई किसको? अंग्रेज को, कि भाई मीर जाफर तो अंदर ही अंदर डचों से गुटबाजी कर रहा है। अब क्या अंग्रेज को ये चीज पसंद आएगा? अंग्रेज तो कठपुतली की सरकार चाहते थे। अंग्रेज तो ऐसे व्यक्ति को चाहते थे सरकार बनाना कि जो उसके हर एक बात को माने। और इसी कारण जब लगा कि अब हमारा मीर जाफर बात मानने के लिए नहीं है, ये कुछ ज्यादा बेचैन हो रहा है, उछल कुछ ज्यादा कर रहा है, तो इसे क्या किए? बोला कि भैया तुम बहुत दिन गद्दी पर रह लिए, अब नीचे उतर जा बाबू। कान पकड़कर नीचे उतार दिए। यही होती है, अगर आप अपने घर के सदस्य को, अपने आसपास के अपने परिवार को छोड़ करके किसी और के पास जाते हैं, किसी थर्ड पर्सन के पास में जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो वो यही करेगा, आपके इमोशन के साथ खेलेगा। आपसे जब तक आपसे फायदे की बात होगी, वो आपसे फायदे की बात करेगा। जैसे ही आप उसके अगेंस्ट में एक कदम भी बढ़ाए, वो आपको कान पकड़ेगा और अपने आप से दूर कर देगा, अपने आप से बाहर कर देगा। भाई बात तो यही थी ना, ब्रिटिश चाहते थे कि मनमोहन सिंह बन जाए, और मीर जाफर क्या बोला? ना भैया हम तो नरेंद्र मोदी बनेंगे। अब ये कहां से कॉम्बिनेशन चलने वाला था? बोला कि कोई बात नहीं, तो पप्पू बन जा। सॉरी, देखिए हमारा किसी राजनीतिक पार्टी को मानने वाले को किसी तरीके का कोई, ये उनको हम उदास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, राहुल गांधी या किसी पे भी हम कोई जोक नहीं कर रहे, बस जस्ट एक मजाक में, इसे सीरियस मत लीजिएगा। वो बोला नहीं भाई तू तो निकल जा, तेरा स्थान ही नहीं है सरकार में, और वो मीर जाफर को निकाल दिया। किसी के भावना को अगर ठेस पहुंचे तो हम फिर से माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये काम हो गए। अब मीर जाफर हट गया। अब मीर जाफर के बाद कौन नवाब बनेगा? वहां पे हाथ खड़ा किया कौन? मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद। जैसे हम लोग नहीं करते स्कूल में, हाँ भाई कौन बनेगा मॉनिटर? तो भैया हम बनेंगे सर, हम बनेंगे। वही चीज वहां पर मीर कासिम किया कि भाई हम बनेंगे। तो अंग्रेज बोला अच्छा तुम तो बन जाओगे, तुमको नवाबी दे देंगे, हमको क्या मिलेगा? मीर कासिम बोला सर अब काहे चिंता करते हो, हम हैं ना। और हम हैं ना कह के बोला बर्धमान, याद रखिएगा, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव 3 जिला का जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दिया। कौन सौंप दिया? मीर कासिम। कितने जगह पर का? बर्धमान,
मिदनापुर और चटगांव की, और इसके साथ साथ बहुत सारा गिफ्ट दिया, ठीक है। और लगभग 29-30 लाख रुपए की, लगभग ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन है कि 29-30 लाख रुपए का गिफ्ट भी दिया। अब आप समझिए उस समय कितना ये वैल्यूएबल चीज होता होगा, कितना वैल्यूएबल पैसा होता होगा, ठीक है। कौन बन गया नवाब? मीर कासिम। ये भी जमींदारी दिया, ये भी अंग्रेजों को खुश करने का कोशिश किया। लेकिन इसमें और मीर जाफर में या सिराजुद्दौला में एक अंतर था। अंतर क्या था कि अलीवर्दी खां के बाद मीर कासिम एक ऐसा नवाब बना जो सबसे योग्य था, अर्थात ये काफी योग और काफी कर्मठ, या इसको कहें कि काफी बेहतर सुलझा हुआ आदमी था, सुलझा हुआ नवाब था। ये अंग्रेजों को की चाल को भली भांति पहचानता था। अब भाई जब ये अंग्रेजों की चाल को भली भांति पहचानेगा तो कुछ न कुछ तो वो अंग्रेज से बचने के लिए काम करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। ये चाहेगा कि हमारा अंग्रेजों पर इन्फ्लुएंस ना रहे, हम कठपुतली की नवाब जमींदारी दे दे, क्योंकि इसे नबी का पद चाहिए था, ये ले लिया नवाब का पद। लेकिन ये चाहता था कि हम अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली बनकर न रहें। ऐसा नहीं कि जब वो नचाए रिमोट कंट्रोल होकर न रहे, कि जब वो बटन दबाए तो हम नाचने लगे और फिर चुप हो जाएं। इसके लिए वो देखिए, वो नवाब था तो इस चीज को समझता था कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। क्या क्या? पहला राजस्व, पैसा, और दूसरा आर्मी। और ये दोनों चीज को वो बेहतर करने का कोशिश किया, दोनों चीज को वो क्या करने का कोशिश किया? बेहतर करने का कोशिश किया। अब इससे पहले ये दोनों चीज को बेहतर करे, उससे पहले वो सोचा कि भाई देखिए, उस समय बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद कलकत्ता के नजदीक में था, तो कलकत्ता के नजदीक में होने के कारण वहां पर अंग्रेजों का कंट्रोल कुछ ज्यादा जाता था। अंग्रेजों का कंट्रोल क्या था? कुछ ज्यादा था। तो जब ज्यादा था अंग्रेजों का कंट्रोल, तो मीर कासिम सबसे पहला काम किया, बोला यार अंग्रेज जी, आप इतना कंट्रोल करोगे ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, अपनी राजधानी को हटा देते हैं। और वो अपनी राजधानी हटाकर कहां लेकर चला गया? सीधे मुर्शिदाबाद से मुंगेर पहुंचा दिया। ठीक है, एक मिनट। मुंगेर पहुंचा दिया, चलो ये बहुत अच्छा काम किया। क्यों मुंगेर पहुंचाया? तो ताकि ब्रिटिश का हस्तक्षेप उस पर क्या हो? कम हो। चलो बहुत अच्छी काम किया। उसके बाद मुंगेर में एक गन फैक्ट्री स्थापित किया। क्या किया? गन फैक्ट्री स्थापित किया। गन फैक्ट्री क्यों स्थापित किया? अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये अपनी आर्मी को यूरोपीय ढंग पर, यूरोपीय आधार पर पुनर्गठित करना चाहता था, और किया भी। और उसके लिए ये गन फैक्ट्री भी कहां स्थापित किया? मुंगेर में किया। चलो बहुत अच्छी बात, ये भी काम कर लिया। राजधानी का परिवर्तन, देखो ये सवाल आता है, आप ध्यान रखना कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने परिवर्तित की? तो मीर कासिम ने की। मुंगेर में गन फैक्ट्री का कारखाना किसने लगाया? तो किसने लगाया? मीर कासिम ने लगाया। अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग पर किसने प्रशिक्षित किया? तो किसने किया? मीर कासिम ने किया। क्यों किया? समझ में आ गई? ये योग्य था। अंग्रेजों की चाल को भली भांति समझता था। ये समझता था कि भाई अंग्रेजों को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अपने राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार हटाए। अब ये सारा चीज था। अब ये सारा चीज तो अंग्रेज को पसंद आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा पसंद। इसके अलावा एक और चीज क्या किया? ये बोला कि भाई देखो, अब हमको राजस्व बढ़ाना है। क्या करना है? राजस्व बढ़ाना है अपना। अब पैसा बढ़ाना है तो पैसा बढ़ाने के लिए राजस्व, रेवेन्यू आना चाहिए। तो इसने क्या किया? बोला कि देखिए भाई, फैक्ट्री जो है, कंपनी जो है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम तो कोई बात नहीं, उससे पर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश के एम्प्लॉय, जो इंडिविजुअल लोग जो टैक्स फ्री काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन पर 9% का हम टैक्स लेंगे। यह किसने कहा? मीर कासिम ने किया। बोला कि हम 9% का टैक्स लेंगे। अब भाई ये जैसे ही 9% का टैक्स जो नाम सुना ना ब्रिटिश लोग, अब आग बबूला बावला हो गया। ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता था ब्रिटिश? अचानक ये बर्दाश्त नहीं किया। फिर मजबूरी में इसको, मीर कासिम को, वो 9% का जो टैक्स था उसको क्या करना लगा? इसको करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। बोला कि चलो हटा देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये 9% का टैक्स ही नहीं हटाया, बल्कि एक नया काम किया। और नया काम यह किया कि देखिए यहां पर एक चीज समझिए। पहले क्या था कि अंग्रेज, जो कोई भी व्यक्ति अगर वो अंग्रेज है तो उसको टैक्स नहीं देना था। मीर जाफर में पूरा का पूरा काम कर दिया था, टैक्स फ्री ट्रेड करना था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारतीय है तो उसको टैक्स देना पड़ता था।
अब यहाँ पे समझिए कि भारतीय तो टैक्स देना पड़ता था। हमने कल भी बताया था कि अगर 100 रुपया का कोई सामान है तो ये 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया फायदा लेके 110 रुपया में बेच देगा। लेकिन भारतीय व्यक्ति 100 रुपया का सामान है तो भारतीय कोई जो व्यापारी है उसको 10% टैक्स भी, मान लिया कि 10% सरकार का टैक्स है तो 10% टैक्स भी देना पड़ता था। तो भारतीय जो व्यापारी है उसका तो कुल कॉस्ट चला गया 110 रुपया। अब वो फायदा लेगा, 5 रुपया भी फायदा लेगा तो सामान का कीमत पर 115 रुपया हो जाएगा। अब 115 रुपया में बेचेगा और अंग्रेज 110 रुपया में बेच रहा है तो फायदा किसको होगा? कौन लोग किसका सामान लेंगे? अंग्रेजों का सामान लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे पूरा का पूरा फायदा अंग्रेजों को हो रहा था और भारतीय व्यापारी को लॉस हो रहा था। इतना ही नहीं, अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे, बोलते थे कि भाई भारतीय व्यापारी तो काहे टेंशन लेते हो यार, 100 रुपया का तेरा सामान है ना, है और सरकार का टैक्स 10 रुपया है ना, एक काम करो तू 5 रुपया हमको दे दो। क्या करो? 5 रुपया हमको दे दो और तुम्हारा सामान हम बेचवा देंगे, क्योंकि उनके पास में दस्तक इशू करने का अधिकार था। अब कहानी क्या थी कि भारतीय व्यापारी बेचारे करते तो क्या करते, इनको भी फायदा चाहिए। ये 10 रुपया सरकार को न दे करके, अर्थात राजस्व के रूप में कासिम को दे करके 5 रुपया किसको देते थे? अंग्रेज को देते थे और अपना सामान निकलवा लेते थे, कैसे भी आगे पीछे करके। अब इससे जो है वहाँ भारतीय जो लोग थे उनको तो घाटा था ही था, साथ में मीर कासिम के राजस्व को भी बड़ा बुरा घाटा हो रखा था। अब इसी गुस्सा के कारण वो 9% का लगा दिया इंटरेस्ट कि भाई भारतीय दे रहे हैं तो तेरे को भी देना पड़ेगा। अंग्रेज ये चीज के लिए तैयार नहीं हुए और लास्ट में मजबूरी बस मीर कासिम को ये 9% हटाना पड़ा। लेकिन एक नया काम किया, बोला कि भाई जब तेरे से टैक्स नहीं लूंगा मैं तो भाई फिर मैं भारत के किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लूंगा। जाओ, मतलब पूर्ण रूप से बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया गया, चाहे वो अंग्रेज करे या भारतीय करे। अब यहां पर देखिए क्या हुआ। अब अंग्रेजों को जो 5 रुपया मिल रहा था 100 रुपया में, वो तो गायब हो गया ना, पहला चीज। दूसरा चीज, अंग्रेजों को लगता था कि टैक्स फ्री ट्रेड करना हमारा विशेषाधिकार है और हमारा एकदम एकाधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अब यहां पर भारतीय भी टैक्स फ्री हो गए तो अंग्रेज अपने आप को बेइज्जत महसूस करने लगे। बोले यार ये तो तुम बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, इस चीज को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये व्यापार, ये अपमानजनक मानने लगे अंग्रेज। और अंग्रेज जब अपमानजनक मानने लगे तो फिर क्या हो गया, पहले से तो ये अपना राजधानी चेंज कर दिया, मुंगेर में गन फैक्ट्री लगा दिया, यूरोपीय आधार पर अपने सैनिक को प्रशिक्षित कर रहा था। ये सारा चीज अंग्रेज की आंख में पहले ही गड़ रहा था। अब एक नया काम कर दिया कि पूरा टैक्स फ्री कर दिया। अब ये सारी चीजें कहां से काम चलेगी भाई, कहां से बर्दाश्त करने वाले। देखिए ये सब सवाल पूछेगा, ये सवाल आपके स्टेटमेंट में आ सकता है कि बंगाल का कौन गवर्नर था जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों के लिए टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया? तो मीर कासिम। कौन गवर्नर था जो ब्रिटिशों को टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी? तो मीर जाफर, ठीक है ना। ये सवाल आपका स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इतना सारा अपमानजनक चीजें होने लगी अंग्रेजों के सामने, ठीक है ना। तब क्या हो गया कहानी, फिर क्या होना था? फिर यही होना था कि अंग्रेज और इसके बीच में लड़ाई धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि ये कठपुतली रहे, मुझे सिर्फ विशेषाधिकार मिले। क्योंकि व्यापार, अगर मान लिया कि भारतीय सामान पर टैक्स लगे, भारत के लोगों पर टैक्स लगे और अंग्रेज पर टैक्स ना लगे तो अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा होगा ना, पैसे ही पैसे मिलेंगे उनको, और उनको तो फायदा से मतलब था, ठीक है। अब अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में छद्म युद्ध स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे बहुत सारे युद्ध हुए छोटे मोटे, और लास्ट में 1763 ईस्वी में गिरिया में एक युद्ध हुआ। मुर्शिदाबाद के जिला है गिरिया, वहां पर युद्ध हुआ और वहां पर मीर कासिम पराजित हो गया और पराजित होकर के मजबूर हो गया भागने के लिए। और मुंगेर से कहां भागा? तो मुंगेर से पटना पहुंच गया भाग करके। कहां गया? मुंगेर से भाग करके पटना पहुंचा। चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब भाई वो भी नवाब था, छोटा मोटा तो व्यक्ति हमारे आपके जैसा तो व्यक्ति था नहीं। हो सकता है आप में से कोई नवाब हो सकता है कोई महारानी हो, बहुत सारे लोग महारानी भी तो होते हैं अपने आप में, ठीक है। तो हो सकता है कोई महारानी हो आप लोगों में से, ठीक है। तो अब नवाब था भाई, बर्दाश्त कैसे करेगा। वहां से वो पहुंच गया अवध। कहाँ पहुंच गया? अवध। अवध के नवाब को बोला कि देख भाई, बात ऐसा है कि अंग्रेज अब जीने नहीं दे रहा है मुझे, ठीक है, और तू ये चक्कर में मत रह कि तेरे को भी बाद में छोड़ देगा।
चाहे जैसे भी जो भी बोला, ये तो पता नहीं, वो अवध के नवाब को कन्विंस कर लिया। किस लिए कन्विंस कर लिया? कि भाई हम लोग आपस में मिल जाते हैं। अब इन दोनों का बात सुन रहा था कौन? उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में शरणार्थी के रूप में था। अब इन दोनों का बात सुन रहा था शाह आलम द्वितीय। बोला यार देख, हम भी तो भाग गए हैं, क्योंकि 1800 सॉरी हम भी तो भागे हुए हैं इधर, जो एक काम करना, हमको भी अपनी टीम में मिला ले। अब कौन? 3 लोग बन गए। एक तो मीर कासिम बन गया, ये मीर कासिम प्लस कौन? सुजाउद्दीन अवध का नवाब, प्लस कौन? शाह आलम द्वितीय। एक मिल करके एक गुट का निर्माण कर लिए। क्या? एक गुट का निर्माण कर लिए, और ये गुट ही आक्रमण करती है किस पे? ब्रिटिश पर। बड़ा जोश फरोश, पूरा एकदम जोश से भरा हुआ लोग होते हैं। मुगल बादशाह, अकबर का, अवध का नवाब, बंगाल का अपदस्थ नवाब, इतने सारे लोग होते हैं भाई। एक बार देखकर तो लगता है कि ब्रिटिश का कायाकल्प होने वाला है, और काया पलट होने वाला है, और ब्रिटिश भारत को छोड़कर भागने वाले हैं। पर जहां पर कहानी हो जाती है उल्टी, और ये तीनों जिस शक्ति है, वो तीनों शक्ति पर एक कहानी उल्टी पड़ जाती है। इसे हम लोग आगे देखते हैं। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए। हमने कल देख लिया था बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून वाली बात। ठीक है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। मीर जाफर के बाद में आज हमने पढ़ा, ये फ्री ट्रेड कर दिया पूरा बंगाल में, कंपनी के लिए भी, कंपनी के आदमी के लिए भी, जमींदारी दे दिया 24 परगना का। ठीक है, पर्सनल ट्रेड भी फ्री कर दिया। उसके बाद ये 17 लाख के आसपास में ये पैसा भी उसको दिया घूस के रूप में। ठीक है, उसके बाद ये डचों से संबंध होने के कारण अंग्रेज इसको बोलते हैं बेटा तू निकल जा बाहर, और उसके बाद मीर कासिम को बैठाया जाता है। मीर कासिम बहुत योग मोस्ट कैपेबल नवाब होता है उस समय का। कैपिटल सबसे पहले मुंगेर ट्रांसफर करता है, गन फैक्ट्री लगाता है, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करता है यूरोपियन आधार पर। ठीक है, उसके बाद पर्सनल फ्री ट्रेड को अपोज करता है, 9% टैक्स लगाता है, लेकिन ब्रिटिश नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं। लास्ट में क्या करता है? बोलता है यार तुम पर टैक्स न लगाना ये चलो मैं मानता हूं, तुम पर टैक्स मैं नहीं लगाया, पर किस पे टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है ये मेरे लेवल की बात है, मेरे अधिकार की बात है, और मैं भारतीयों को टैक्स मुक्त करता हूं। लेकिन ये ब्रिटिश को बचा नहीं, और स्टार्ट हो जाता है बैटल ऑफ बक्सर का पृष्ठभूमि। ठीक है, बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध होते हैं। लास्ट में जो नवाब होता है वहां का, वो भाग जाता है बंगाल से, और भाग करके शरण में जाता है किसके? अवध के नवाब। अवध का नवाब कौन होता है? सुजाउद्दौला के पास में जाता है शरण में, बोलता है भाई हमारी रक्षा कर, हमको बचा तू। और उस समय शाह आलम द्वितीय भी कौन? दिल्ली का जो नवाब होता है, मुगल जो नवाब होता है, वो वहां शरणार्थी के रूप में रहता है। तो ये तीनों एक गुट बनाते हैं, और ये तीनों की गुट लड़ाई लड़ती है किससे? अंग्रेज से। कब लड़ाई लड़ती है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी की। और ये लड़ाई ये तीनों हार जाते हैं। भाई देखिए, ये लड़ाई जो है ना, वो काफी मतलब महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, प्लासी के युद्ध में तो अंग्रेज जीते थे चाल से, कूटनीति से। ठीक है ना, वो अधिकारियों को मिला लिए थे। इस कारण बिना, एक तरह से प्लासी के लड़ाई को बिना लड़ाई की लड़ाई कही जाती है, क्योंकि उसमें एक्चुअली लड़ाई हुआ ही नहीं था, बैटल था ही नहीं, वो तो ऐसे ही जीत लिया गया था। जब सिराजुद्दौला बोला कि भाई जा मीर जाफर लड़ाई कर, मीर जाफर उसको गलत एडवाइस दे दिया। मीर जाफर तो उसकी तरफ मिला हुआ था, बोला कि साहब आप निकलो यहाँ से, नहीं तो क्लाइव आपको मार देगा, बहुत बड़ी सेना है उसकी। झूठ मूठ का ये करके उसको भगा दिया। लेकिन जो बक्सर का लड़ाई था, वो अंग्रेजों की वास्तविक लड़ाई थी। यहाँ पर अंग्रेजों का जो यूरोपीय पत्ती पे जो सेना थी, वो इन तीनों के सम्मिलित सेना पर भारी साबित हुआ, और अंग्रेज जीत गए। ये वास्तविक लड़ाई। अब यहाँ देखिए, वहां पर तो अंग्रेजों की, ब्रिटिश की जो इज्जत थी, वो इज्जत तो बढ़ी ही थी, लेकिन यहां पर यह साबित हो गया कि नहीं, अंग्रेज सिर्फ रणनीति कूटनीति नहीं, बल्कि इनके पास सैन्य ताकत भी है। और ये यहां पर मुगल सम्राट हार जाता है, अवध का नवाब हार जाता है, मीर कासिम हार जाता है। अब एक साथ बंगाल, अवध और दिल्ली, ये तीनों के शासक को एक साथ हरा देता है, तो पूरे भारत में ब्रिटिश के ताकत का डंका बज जाता है। ब्रिटिश के ताकत का
डंका बज जाता है पूरे भारत में, ठीक है, क्योंकि इसके पहले फ्रेंच में से जीत चुके थे। अब इस 1764 में यहाँ पर बक्सर की भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आपको पता है 1760 में बंदीवास के युद्ध में फ्रेंच को भी हरा चुके थे। पूरा साउथ पे इनका कंट्रोल, हैदराबाद कर्नाटक में पूरा इनका कंट्रोल, बैंड डंका बज रहा था। बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस जो स्टेट था, इनका डंका बज गया। दिल्ली के शासक पे इनका डंका बज गया। अब भाई इतना सारा चीज़ हो गया, मज़ा आ गया। फिर तो किसको मज़ा आ गया? अंग्रेजों को। अब ये जीत तो हो गई। उस समय लॉर्ड क्लाइव जो था, हमने पहले बताया था कि लॉर्ड क्लाइव पर एक इंक्वायरी चल रही थी, और उस इंक्वायरी के कारण वो कहाँ था? ब्रिटेन में था। लेकिन जैसे ही बक्सर में जीत की बात आती है तो लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बना करके भेज दिया जाता है भारत। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि लॉर्ड क्लाइव ही है जो भारत में अंग्रेजों का पैर जमाने में, चाहे वो दक्षिण की बात हो या प्लासी के युद्ध की बात हो, गेटवे ऑफ ब्रिटिश जो है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत में जो एंट्रेंस का द्वार बनाने वाला कौन था? क्लाइव था। तो इसको भेज देता है कि जाओ भाई, तुम अच्छे से इस युद्ध के बाद मस्ती से ट्रीटी करो, और ब्रिटिशर्स के लिए ना एकदम मजेदार चीज लेकर के आओ तुम। लॉर्ड क्लाइव आता है, चतुर तो उतना ही होता है, आता है, और वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलीनगर की संधि प्लासी के युद्ध के पहले होती है, प्लासी के युद्ध के बाद कोई संधि नहीं होती। यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। सवाल आएगा कि इलाहाबाद का संधि कौन से युद्ध के बाद हुआ? तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ। कब हुआ? तो ध्यान रखिए, 1764 में तो बक्सर का युद्ध ही हुआ, 22 अक्टूबर। एक बार बीपीएससी में डेट भी पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 का, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि अगर कोई पूछे कब हुआ, तो 1765 में। अगर डेट पूछे तो दो डेट है इसका, दो बार संधि हुई है। एक बार तो मुगल बादशाह के साथ, और एक बार अवध के नवाब के साथ, ठीक है। चलिए, इससे पहले, इस इलाहाबाद के संधि के पहले थोड़ा सा रुक करते हैं बंगाल की तरफ, क्योंकि ये संधि जो है वो मुगल सम्राट के साथ होगा और अवध के साथ होगा। बंगाल के नवाब के साथ में कोई संधि नहीं होगी। अब इसके बाद बंगाल का क्या हाल होता है बक्सर के युद्ध के बाद? तो देखिए, बक्सर के युद्ध हम बताए थे आपको कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल से भाग जाता है और अवध के नवाब के शरण में आ जाता है, त्रिगुट बना लेता है। अब 1763 में मीर कासिम भाग जाता है, जो बंगाल का नवाब होता है। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन होता है? बीपीएससी में एक बार यह भी सवाल आया है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बहुत सारे लोग तो मीर कासिम लगा देंगे, लेकिन नहीं, मीर कासिम तो भाग चुका था। देखिए, वहां पर दोबारा नवाब बनता है मीर जाफर, ध्यान रखिएगा, वहां पर दोबारा नवाब मीर जाफर। अंग्रेज को लगा यार इससे बढ़िया तो मीर जाफर ही था, कि थोड़ा बहुत धमका देते थे तो मान तो लेता था हमारी बात को। और 1763 में दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। 1765 फरवरी में मीर जाफर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद अंग्रेज बक्सर का लड़ाई भी जीत चुके थे। अब तो पूरा का पूरा बंगाल पे कंट्रोल उनका था। अब वो अपना कठपुतली नवाब किसे बनाते हैं? तो मीर जाफर के बेटा को, जिसका नाम है नज्म दौला। नज्म दौला किसको बनाते हैं? नज्म दौला। अगर सवाल आए कि इलाहाबाद के संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो नज्म दौला। नज्म दौला को कठपुतली का नवाब बैठा देते हैं। कौन बैठा देते हैं? अंग्रेज। अब भाई नज्म दौला को फ्री फंड का तो बैठाएगा नहीं, मजा तो लेगा। अब तो शहंशाह हो चुके थे अंग्रेज, अब शहंशाह हो चुके थे। तब थोड़ा मोड़ा जो, जैसे उस समय 24 परगना का जमींदारी मिल गया, चटगांव का जमींदारी मिल गया, अब वो जमींदारी पे नहीं, अब नवाब को बोले कि भाई नवाब साहब आप चुपचाप नवाबी संभालिए, अब सेना सुना रखने का जरूरत नहीं है आपको। और बंगाल के सेना को भंग कर दिया, बोला जाओ हटो, अब बंगाल की सेना का कोई मतलब नहीं है, अब ये ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। चलो, पहली चीज हो गई इसको। और बोला कि आपके यहाँ आप नवाब रहो, मस्ती में मजे लो, और सेना के लिए एक नायब सूबेदार नाम का एक पद क्या किया?
स्थापित किया, एक नया पद सृजित किया। बोला कि आप तो नवाब रहोगे, लेकिन आपके नीचे एक नायब सूबेदार का पद होगा, और उसका पद जो है वो तभी पद हटाया जा सकता है जब तक अंग्रेज ना बोले, तब तक उस पर ना तो किसी को नियुक्त किया जा सकता है और ना उससे हटाया जा सकता है। इसका मतलब जिसके अंदर कंट्रोल, पूरा प्रशासन आने वाला था, वो किसके कंट्रोल में चला गया? अंग्रेज के कंट्रोल में। नवाब सिर्फ एक कठपुतली का नवाब बन जाता है। और इसका देखिए, अब कहानी होती है कि भाई 1717 में फरमान दे करके फर्रुख सियार अपने आने वाले संतान पे, क्योंकि ये संतान ही मान के चलिए ना, अपने आने वाले संतान को एक ऐसे दलदल में ढकेल दिया जिस दलदल से वो निकल नहीं पाए, और उसी दलदल में दम घुट करके एक समय उनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज, ये गलती हम देखिए, इतिहास हमेशा, हम लोग इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने का एक कारण क्या है? हम हमेशा अपनी पिछली बातों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इतिहास को इसलिए याद करते हैं ताकि इतिहास की हुई गलतियों को सीखें और आगे हम अपने भविष्य को संभालें। इतिहास इसलिए होता है। इतिहास कभी इसलिए नहीं होता है कि भाई हमारे दादाओं ने जो गलती की है तो उससे शर्मिंदा हो, नहीं, उससे सीखें। हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है उससे सीखें। अब ये सीख, अब समझिए कि ये हम गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारे नवाब खत्म हो जाते हैं। बाद में आप देखेंगे द्वैध शासन आता है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस पावर का लड़ाई चलता है, खत्म हो जाती है पूरी की पूरी कहानी। बंगाल की जो जनता जो मजे लेती थी, पूरा ऐश कहा जाता था, सबसे ज्यादा समृद्ध प्रदेश था, वो भारत के सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश में से एक बन गया था। चलिए आते हैं, ये तो बंगाल की कहानी हो गई, बंगाल के नवाब की कहानी हो गई। अब जो हम ट्रीटी की बात कर रहे थे, इलाहाबाद की ट्रीटी, वो इलाहाबाद की दो ट्रीटी की गई। एक तो 12 अगस्त 1765 को की गई, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, और दूसरी 16 अगस्त 1765 जो अवध का नवाब सुजाउद्दीन था। चलिए, तो हमारे जो मुगल सम्राट थे उसके साथ क्या ट्रीटी की गई? सबसे पहला ट्रीटी किया गया, बोला कि भाई इलाहाबाद में एक किला है, बोला भैया आप इलाहाबाद के किला के अंदर ही रहोगे, बाहर कहीं आपको जाने की इजाजत नहीं है। अर्थात इसको किला बंद कर दिया गया, इसको किला बंद कर दिया गया। प्रथम मुगल सम्राट, प्रथम मुगल का सम्राट था जिसे अंग्रेजों ने किला बंद कर दिया। पहली चीज, नवाब, अब भाई मुगल सम्राट बोला कि देखो साहब, हम तो इतने बड़े सम्राट हैं, अब कुछ तो करो हमारे लिए। बोला चिंता ना करो तुम, आप हमको दे दीजिए बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का दीवानी राइट दे दीजिए हमको। दीवानी राइट कहने का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। ये राइट हमको दे दीजिए, इसके बदले हम आपको 26 लाख रुपया देंगे। नवाब बोला ठीक है, ओके भाई, 26 लाख रुपया जब सालाना हमको मिल ही जाएगा अपने खर्च के लिए, प्रशासन निभाने के लिए, तो भाई चलो कोई बात नहीं। नवाब दे दिया। अब ऐसे भी क्या करता, उसे तो देना ही था भाई, क्योंकि हार चुका था युद्ध। तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या किया? दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा दे दिया। बोला जाओ ऐश करो। ठीक है, ऐश क्यों? इसके बदले 26 लाख रुपया देने पे कबूल किया। अब इसके साथ, अब ये दीवानी या जो प्रशासन जो ये काम करते हैं अंग्रेज, इसके लिए नवाब को भी बोला गया कि भाई देखो, अंग्रेज नवाब को देगा 26 लाख रुपया, अब नवाब भी अंग्रेज को देगा 53 लाख रुपया। किस लिए? तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए, दीवानी आप कैसे काम करेंगे उसके लिए। अब ये 53 लाख रुपया कहां से आएगा? तो बंगाल से आएगा। अब ये इनडायरेक्ट रूप से बंगाल के नवाब पे भारी 53 लाख रुपया था, जो किसे मिलना था? कंपनी को मिलना था। ये चीजें हो गई किसके? शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय, अब 16 अगस्त को होता है अवध के नवाब के साथ ट्रीटी। अवध के कंट्रोल में उस समय इलाहाबाद और कड़ा था। इलाहाबाद और कड़ा अवध से लेकर के इसे मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिया जाता है। यह भी सवाल कई बार पूछता है कि इलाहाबाद संधि के अंतर्गत इलाहाबाद और कड़ा का जो अधिकार है वो किससे छीनकर किसको दिया गया? तो अवध से छीन करके किसको दे दिया गया? मुगल सम्राट को, कि लीजिए आपके अंडर कंट्रोल ये राज्य, ये प्रदेश आपको दे दिया गया। पहला चीज। दूसरा चीज, अवध को बोला गया कि देखो भैया, अब आगे से ना तुम कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी करोगे कहीं, तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है, और लेकिन जो सहायता करेंगे ना, जो सेना हम देंगे उसका खर्च तुम उठाओगे। अर्थात बात यह हो गई कि इनडायरेक्ट रूप से अवध का कंट्रोल, अवध के रक्षा का भार अंग्रेज ले लिया। यही तो होती है आगे जाकर के
ये इसकी बेलेजली की सहायक संधि में होता क्या है कि नवाब को बोलता है, शासक को बोलता है, राजा को बोलता है कि भाई आप हमारी प्रभुता स्वीकार कीजिए, हमें अपनी सेना रखने दीजिए, सेना हमारी रहेगी, पैसा आप देंगे, लड़ाई हम करेंगे और बचाव आपकी होगी। तो जैसे ही अब भारत का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी अपने सेना को मुकेश अंबानी को दे दे कि लो भैया सेना आपके कंट्रोल में रहेगा, आप जब जरूरत होगा जो करना होगा आप करना, और पैसा नरेंद्र मोदी देगा, फिर क्या होगा समझ लीजिए। वही चीज उस समय हो रहा था। देखिए जब कभी इतिहास को आप पढ़िए ना, तो इतिहास का कोई कैरेक्टर अपने आप के अंदर समाहित कर लीजिए, बुरा हो या अच्छा हो कोई बात नहीं, कोई भी कैरेक्टर आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, और उस कैरेक्टर के बाद आप इतिहास को पढ़िए नहीं बल्कि उसे इंजॉय कीजिए। जैसे ही आप इंजॉय करेंगे ना, फिर आपको मजा आएगा इतिहास पढ़ने का। ये ट्रीटी हो गया अवध के नवाब और किसके, शाह आलम द्वितीय के साथ। चलो ये पूरा का पूरा मजेदार बात हो गई, ठीक है। इतनी सारी चीजें तो आप समझ गए। हमने ये भी बता दिया मीर जाफर का डेथ हो जाता है फरवरी 1765 में, नजमुद्दौला बनता है, अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाया जाता है, ट्रीटी होती है, और ट्रीटी में एक नायब सूबेदार नामक पद आ जाता है। चलो यहां तक तो बात सही है, नायब सूबेदार नाम का पद आ गया, ठीक है, ओके आ गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कहाँ गया अपना, एक मिनट। देखिए अब ये नायब सूबेदार का जो पद आता है यहाँ पे, अब 3 प्रदेश अंग्रेजों को मिलता है। 3 प्रदेश कौन कौन होता है, पहला बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा उड़ीसा। यहाँ पे वो बंगाल के नवाब के साथ में एक ट्रीटी किया था जिसमें हमने बताया था कि नायब सूबेदार, नवाब के बाद उसके जस्ट नीचे एक नायब सूबेदार रैंक का अधिकारी होगा जो प्रशासन को मुख्य रूप से देखरेख करेगा, शासन व्यवस्था और रक्षा की व्यवस्था, सेना उसके अंडर कंट्रोल होगी, जो ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो सवाल अक्सर पूछता है कि बंगाल में नायब सूबेदार किसे बनाया गया, बिहार में किसे बनाया गया और उड़ीसा में किसे बनाया गया। तो 3 नाम आपको, चाहे आप रट लो या जैसे भी करो, याद रखना। ध्यान रखो कि बंगाल में किसे बनाया गया, मोहम्मद रजा खां। सूबेदार किसे बनाया गया, बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया, मोहम्मद रजा खां। ध्यान रखिएगा, बंगाल में मुस्लिम शासक था तो इसलिए मुस्लिम को बनाया गया बंगाल का नवाब। ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है बल्कि याद रखने के। बिहार में किसे बनाया गया, सिताब राय। बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया, तो सिताब राय को। बंगाल का किसे बनाया गया, सिताब राय को। और एक उड़ीसा बन जाता है, उड़ीसा का बनाया गया राय दुर्लभ को। राय दुर्लभ, ये एग्जाम में पूछता है। ये पूरी की पूरी आपकी बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब यहाँ के बाद आगे एक छोटा सा पॉइंट आएगा, वो आता है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर बात यह हो जाती है कि जैसे ही अंग्रेजों को दीवानी राइट मिल जाता है ना, दीवानी राइट मिलने के बाद अंग्रेज को खुला छूट, मतलब इतना ज्यादा लूटते हैं ना बंगाल को, इतना ज्यादा बंगाल बिहार उड़ीसा के लोगों को इतना लूटते हैं कि मतलब राजस्व, जैसे अनाज, पहले तो अनाज उत्पादन करके राजस्व दिया जाता था, तो कई बार पूरा का पूरा अनाज ले लिया जाता था भाई राजस्व के रूप में। कई बार अगर मौसम खराब हुआ फिर भी जबरदस्ती करके पूरा फसल ले लिया जाता था, चौपट। मतलब अंग्रेजों द्वारा वहां के लोगों, जो लोग ताली बजाकर उस रॉबर्ट क्लाइव की स्वागत कर रहे थे, उनकी ऐसी दीन दुर्दशा की गई कि इतिहास में कभी ऐसा मंजर नहीं आया था। इसको निर्लजता पूर्वक लूट का इसे बताया गया इतिहासकारों द्वारा। इसके द्वारा बोला गया, रॉबर्ट क्लाइव का एक स्टेटमेंट भी है कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि स्वेच्छाचारी शासन, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जबरन धन लूटना, ठीक है ना, का ऐसा दृश्य बंगाल के अलावा किसी अन्य देश में न तो कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। यह स्टेटमेंट रॉबर्ट क्लाइव का था, ठीक है। इतनी बेशुमार संपत्ति वो लूट रहे थे, इतना लूट खसोट हुआ कि 1765 के बाद आपको पता ध्यान में आएगा कि 1767 में 1700 जब जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ ना,
उसके बाद जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वो आई, पहले तो उतना ध्यान नहीं देती थी, उसके बाद ब्रिटिश की गवर्नमेंट सत्ते में आई, हरकत में आई और बोले कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा मजा ले रहे हो, अब एक काम करो, अब टैक्स हमको देना स्टार्ट करो, तुम अब भारत से कमा के पैसा हमको दो। और 1766, 67 और 68 में लगभग बंगाल से 57 लाख रुपए ब्रिटेन पहुंचाए गए। 57 लाख पाउंड, सॉरी रुपया नहीं, 57 लाख पाउंड ब्रिटेन पहुंचाए गए, जिसमें ब्रिटिश सरकार को सिर्फ 1767 में 4 लाख पाउंड दिया गया। अब आप समझ लो, अब बंगाल बंगाल नहीं बल्कि ब्रिटिश के झोली भरने का एक तरीका हो गया। जो बुलियन पहले बंगाल में आए थे व्यापार के दौरान, वो सारे सोना चांदी और उसका सूद तक अब भारत से ब्रिटिश जाने लगे। और बाद में आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दिया था। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का स्टार्टिंग कहां से होता है, तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। चलिए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल की जो दुर्गति हुई, इसकी कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। और इस कहानी का अगला हिस्सा द्वैध शासन जिसे कहते हैं, द्वैध शासन और भी निर्लजता पूर्वक लूट खसोट होते रहा। यह द्वैध शासन 1765 में स्टार्ट हुआ और 1772 तक यह द्वैध शासन चला। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, वो इस द्वैध शासन को खत्म करके बंगाल का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बंगाल की लूट की कहानी, जो बंगाल में इस तरीके से एकदम दहशत का माहौल, अब तो हालत ऐसी हो गई थी ना कि भाई लोग अब शिकायत भी करे तो किससे करे, हालत ऐसी हो गई थी। न तो नवाब कुछ कर सकता था, ब्रिटिश तो कुछ करता ही नहीं, पूरा का पूरा पंगु बन गया था। हालत त्राहिमाम 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 फैल चुका था बंगाल में। वो कहानी शायद इतिहासकार वो उस कहानी को अपने शब्दों में भी व्यक्त न कर पाए। ऐसी कहानी, ऐसी अविस्मरणीय, ऐसी अकल्पनीय कहानी उस समय घटित हुई थी। मतलब आप ये समझिए कि आसमान में चील और कौवे जो है वो नजर गड़ाए बैठते थे कि अच्छा ये बच्चा मरने वाला है, ये बस 1-2 घंटे के बाद रह गई, फिर तो हमें लाश मिलेगा खाने को। हालत ऐसी हो गई थी कि लोग अपने बच्चे का लाश खाने लगे थे, अपने रिलेटिव के शरीर को मारकर खाने लगे थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं बंगाल की वो दुर्दशा हो गई थी। ठीक है, बस इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और बंगाल की दुर्दशा और द्वैध शासन की अगली कहानी अगले कड़ी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा कनकेस्ट ऑफ बंगाल खत्म हो जाएगा। और इस कनकेस्ट ऑफ बंगाल के बाद इसके बाद क्या, इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। कहाँ बढ़ेंगे, तो मराठा की ओर बढ़ेंगे, मैसूर की ओर बढ़ेंगे, फिर साउथ और वेस्ट में पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गया। और बैटल ऑफ बक्सर का महत्व किस लिए है, क्योंकि यहां से ब्रिटिश को ताकत मिला, पूरे भारत में उसका डंका बजने लगा, उसकी आर्मी श्रेष्ठ साबित हो गई, कोई यूरोपियन शक्ति उसके सामने नहीं टिका। भारतीय, मुगल शासक, अवध का नवाब, बंगाल, तीनों संयुक्त रूप से पराजित हो गया। अब किसी भारत में ये क्षमता नहीं थी किसी भारत के शासक में कि उसे पराजित कर सके। बेशुमार दौलत की प्राप्ति हुई, बेशुमार धन मिला उसे, जिससे वो अपने आर्मी को क्या कर सके, मजबूत कर सके। पूरा का पूरा मजेदार कहानी इसकी हो जाती है। अगले 200 साल तक के एक मजबूत नींव खड़ी हो जाती। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई पिलर मजबूत होना चाहिए, नींव हमारा मजबूत, और वो एक मजबूत नींव बंगाल में अंग्रेजों की खड़ी हो चुकी थी। ठीक है, देखिए इतिहास जब तक कहानी नहीं समझिएगा, इतिहास कभी समझ में नहीं आएगा। इतिहास को समझना है तो उसके कहानी को समझना होगा, और कहानी समझ गए तो फैक्ट तो आपके मुट्ठी में रहेगा। जिस तरीके से बंगाल जीतने के बाद पूरा भारत अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गया, उसी तरीके से ये कहानी समझने के बाद पूरा फैक्ट आपके मुट्ठी में रहेगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मैं अब इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी पता चलनी चाहिए कि आखिर हम ऐसे ही तो नहीं कहते कि भारत आज़ाद हो गया।
सच में भारत आजाद हो गया क्योंकि बुरा से बुरा शासक कम से कम खाना तो दे देगा। आज देखिए लॉकडाउन, कोरोना वायरस का इतना बुरा हाल हुआ, लॉकडाउन से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन फिर भी सरकार इस चीज के लिए बाध्य है कि किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, कम से कम खाना तो दे देगा भाई। पर ब्रिटिश की भारत वो विजय थी जहां पर लोग दाने दाने को तरस गए, बूंद बूंद पानी को तरस गए। जब तक जिंदा शरीर था उन्हें खाना नहीं मिला, और मरने के बाद उनका शरीर चील कौओं का खाना हो जाता था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश से विजय या ब्रिटिश से आजादी का मतलब ये नहीं था कि हम उससे आजाद हो गए या क्या आजादी का मतलब ये था, ये चीज, अगर ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश लोग हमारे हितों की अगर 1% भी या 10% भी अगर हमारे हितों की रक्षा कर देते ना, हमारे बारे में 10% भी सोच लेते, तो मैं ये गारंटी कहता हूं कि कोई ना तो भगत सिंह पैदा होता, ना कोई महात्मा गांधी पैदा होता। ये उसका आक्रामक रवैया, ब्रिटेन का लूटपाट का रवैया, उसका असहिष्णुता, उसका इस तरीके से एकदम निष्ठुर हो जाना, यही तो हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा किया, जो ब्रिटिश के ताबूत का कील साबित हुआ। ठीक है, तो यही तो आजादी है। हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है। सोच लो, अगर उस बंगाल का हिस्सा शायद पिछले जन्म में मैं होता तो मेरी क्या हालत होती। एक बार कभी सोचो, वो सीन अपने सामने लाओ, उसके बाद आपका शरीर रो उठेगा। वो हालत थी ब्रिटिश की। यही तो आज़ादी है। और आज हम इस आज़ादी को झेल नहीं पाते यार, बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो भारत की गुलामी षड्यंत्रकारियों और अपने विद्रोहियों और अपने, वो कहते हैं ना, अपने ही धोखेबाजों द्वारा हुआ, वो आज भी हम कर रहे हैं। हमारे देश में आज भी धोखेबाज मौजूद हैं। हमें उनको चुन चुन कर मारना होगा। हमारे जीवन के उस धोखेबाज जो हमारे प्रगति को रोकता है, उसे चुन चुन कर मारना होगा, चाहे वो आपके अंदर का अहंकार क्यों ना हो। ठीक है, चलिए ये चीज खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ना अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि क्या सुधार करने की जरूरत है। हमारी कोशिश है आपको डिटेल एनालिसिस दे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।